हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे पेपर नंबर 9 पे, जो कि सेकेंड ईयर का पेपर है। और इस पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ मैं आपके साथ करवा रही होंगी। तो पहला आपका है कि वार्षिक नियोजन में इकाई नियोजन का क्या विवरण रहता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था, वार्षिक नियोजन का मतलब होता है कि जो विद्यालय अपनी साल भर क्या गतिविधियाँ होंगी विद्यालय में, या मतलब संपूर्ण विद्यालय गतिविधियाँ जो होती हैं एक साल की, वो आपका वार्षिक नियोजन होता है। और उसके बाद इकाई योजना होती है कि जब टीचर किसी एक स्पेसिफिक इकाई को पढ़ाने के लिए अपनी योजना निर्धारित करता है कि वो कितने समय में अब चीज़ों को ख़त्म कर देगा, कितने समय बाद इसका टेस्ट लेगा। तो एक यूनिट को ख़त्म करने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो आपकी इकाई योजना होती है। और मैंने आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताई होती है कि वार्षिक योजना एक ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, मतलब उसमें इकाई योजना, लेसन प्लान, ये सब चीज़ें उसी में निहित होती हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे जब आप लोगों ने RCI का सिलेबस देखा होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा नहीं, 45 आवर्स आपको मिले रहे हैं इस पूरे यूनिट को ख़त्म करने के लिए। तो वहाँ पर मेंशन रहता है वो साल भर आपको कितना, साल भर में कितने यूनिट को कितना समय देकर पढ़ाना है, ये सब उसमें चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो बिल्कुल सही ये चीज़ें लिखी गई हैं। अगला है, गणित के सभी अध्याय विशेष समान सूत्र के द्वारा सिखाए नहीं जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही लिखा गया है कि हम मैथ के सारे चैप्टर को एक ही सूत्र से नहीं पढ़ा सकते हैं। आप लोग कभी सोचा है कि एक टी शर्ट लाइए और एक टी शर्ट को सभी घर वालों को पहना दीजिए, तो क्या सबको फिट आ जाएगी? नहीं आएगी ना। ऐसा सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगता है कि एक ही मेथड के द्वारा हम सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, या एक ही विषय के सारे टॉपिक को हम एक ही मेथड के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो वही सही, बिल्कुल सही लिखा गया है कि हम विशेष सामान्य जो शिक्षण सूत्र है उसके द्वारा हम गणित के सभी अध्याय को तो नहीं समझा सकते हैं, कुछ को समझा सकते हैं, सारे को नहीं समझा सकते। अगला है आपका जो खोज पद्धति है। खोज पद्धति को क्या ह्यूरिस्टिक पद्धति भी कहते हैं। तो बिल्कुल खोज को अन्वेषण पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, ये सब कुछ इसको कहा जाता है। पाई का मान 3.14 होता है। तो आप जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग यही इतना आता है, 3.14 जो होता है वो आपका आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है शिक्षक निर्मित परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा है। तो गलत है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि शिक्षक निर्मित परीक्षा क्या होती है और मानकीकृत परीक्षा क्या होती है। तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो लिखा गया है बिल्कुल गलत लिखा गया है। अगला आपका पॉइंट है कि वयस्क मनुष्य में 28 दांत होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने दांत होते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और मैं आपसे दो बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। पहला, अगर आप साइंस एंड मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हो ना, तो साइंस के ऐसे छोटे छोटे टर्म और मैथमेटिक्स से छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुणा क्या है, भाग क्या है, भिन्न क्या है, सन्निकटन क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी ना, मतलब बेसिक नॉलेज नहीं होगी 1 to 5 वाले बच्चों की सिलेबस में जो इंक्लूडेड चीज़ें होती हैं, तो फिर आप साइंस एंड मैथ को बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे ना, उसे सॉल्व करके भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि वो आपसे जैसे लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपसे ये पूछता है कि ऐसी कोई 5 गतिविधियाँ बताइए जिससे आप मतलब सामान्य से विशिष्ट शिक्षा सूत्र के माध्यम से पढ़ाए जाने वाली किन्हीं 5 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो वहाँ पर आपको जब 5 ऐसे टॉपिक पता होंगे कि हाँ ये टॉपिक साइंस एंड मैथ से रिलेट करते हैं, तभी तो आप वहाँ पर लिख पाओगे। तो आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो नहीं, आप नहीं कर। जैसे आम्ल क्षार है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। नहीं होगा नॉलेज तो फिर आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान, ये सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के ही मैं आपको करवा रही हूँ। विज्ञान क्या है, तो आप जानते हैं विज्ञान वो है जो हमें अपनी प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान की एक व्यवस्थित समझ देता है। आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, कैसी हैं, उनका क्या रोल है, वो सब चीज़ों के बारे में एक बेहतर नॉलेज जो है वो हमें प्रदान करने का काम करता है आपका साइंस। और साइंस के माध्यम से, साइंस आप जानते भी हैं कि एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान होता है, इसमें तार्किकता होती है। ठीक है, इसमें सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो गणित क्या होता है, तो गणित जो है वो संख्याओं, मात्राओं और आकृतियों का एक अध्ययन होता है। मतलब अध्ययन का एक विषय होता है जहाँ पर हम संख्याओं का ज्ञान, आकृतियों का ज्ञान, मात्राओं का जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। गणित की भाषा अगर बात करते हैं तो वो सार्वभौमिक भाषा होती है। सार्वभौमिक का मतलब है कि हर जगह आपको गणित की एक जैसी लगभग भाषाएँ देखने को मिल जाती हैं। गणित तार्किकता पर आधारित होता है। आपसे पूछा जाता है कि गणित की भाषा तार्किक है या अतार्किक है, तो आप जानते हैं गणित एक लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। तो गणित की जो भाषा होती है वो तार्किकता पर आधारित होती है। गणितीय गतिविधियों में क्या अमूर्त वस्तुओं के गुण की खोज और उन्हें सिद्ध करने के शुद्ध कारण का उपयोग किया जाता है। गणित एक अमूर्त संप्रत्यय होता है। जैसे टू है तो टू एक अमूर्त संप्रत्यय है।
ठीक है, कोई भी ऐसा हम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ है वो एक अमूर्त संप्रति होती है, उसे हम अपने टेलम के थ्रू मूर्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अगला है शिक्षण विधियों से जो है वो क्या तात्पर्य होता है। आप जानते हैं शिक्षण विधियाँ वो रणनीतियाँ या वो टेक्निक होती हैं जिनके माध्यम से हम सीखने को आसान बनाते हैं, बच्चों को सिखाना आसान हो जाता है, मतलब बच्चे को सीखने में आसानी होती है और टीचर को सिखाने में आसानी होती है। तो वही सब चीज़ें होती हैं वो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जिससे हम बच्चे के ज्ञान और कौशलों को बेहतर करने में मदद करते हैं। अगला है स्रोत विधि क्या है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्रोत विधि पूछा गया है। स्रोत विधि का मतलब होता है जब आप किसी पार्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सारे जगह से मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो वो स्रोत विधि होती है। स्रोत का मतलब है जब आप रिसोर्सेज लेते हैं अलग अलग जगह से, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपको आदर्शवाद पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है बुक्स से भी कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं, गूगल से भी बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, तभी तो आप तक वो सामग्रियाँ पहुँच रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो की जाती हैं वो एक सोर्स मेथड का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो सोर्स मेथड है जहाँ पर हम अलग अलग क्षेत्रों की सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं अपनी टॉपिक को समझाने के लिए। उसके बाद आपका है खोज विधि क्या होती है। तो खोज विधि होती है जहाँ पर इसे हम अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सब चीज़ें की जाती हैं। खेल विधि जो है वो कॉर्डवेल कुक जो है उनके द्वारा दिया गया था खेल विधि को। ये चीज़ें भी आप देख लेंगे। पहले माना जाता था कि फ्रोबेल ने दिया है, बट वर्तमान में हम ये मानते हैं कि कॉर्डवेल कुक जो है वो वही खोज विधि को देने वाले थे। ज़्यादा प्रसार करने वाले आपके फ्रोबेल थे, बट देने वाले आपके कॉर्डवेल कुक थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसे एक निर्देशात्मक ये दृष्टिकोण होता है जिसमें हम बच्चों को निर्देश देते हैं। जैसे पार्टिकुलर बच्चे की कोई समस्या रहती है तो उस बच्चे की समस्या को हल करने के लिए टीचर एक निर्देश का काम करता है, इसमें वो गाइडेंस देता है और बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को खोज करके उनके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं इसमें। और आपसे पूछा जा सकता है ना खोज विधि जो होती है उसमें बच्चे कैसे होते हैं, तो उसमें सक्रिय बच्चे होते हैं। जो स्रोत विधि मतलब जो खोज विधि होती है उसमें बच्चा एक्टिव होता है क्योंकि उसे अपनी समस्या का समाधान खुद करना रहता है। टीचर बस गाइडेंस देता है, कैसे करना है ये बताता है टीचर। मतलब टीचर बस आपको बताता है कि हाँ इसके आगे आपको क्या करना है, करना आप ही को रहता है। तो ये एक सक्रिय मेथड होता है। अगला है परियोजना पद्धति क्या है। आप लोगों ने पढ़ा, आपने 9th 12th किया होगा, तो आप लोग जानते हैं कि स्कूल में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता था। 4-5 लोग का ग्रुप होता था जिसको एक ही प्रोजेक्ट मिलता था, सेम प्रोजेक्ट। 4-5 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे। टीचर ने 10 टॉपिक दिया है, आपकी इच्छा पर है कि आप कौन सा टॉपिक वहाँ पर उठा रहे हो। तो वही एक जैसे मान लीजिए आपने उठाया है वहाँ पर कि रक्त परिसंचरण तंत्र को समझाओगे, तो 4-5 बच्चे मिलकर उसी रक्त परिसंचरण तंत्र पर एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, उसका एक 3D मॉडल तैयार कर लेंगे या उस पर बहुत अच्छे जो मतलब फाइलें हैं उसको वो तैयार कर लेंगे। तो यही आपकी परियोजना विधि होती है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें विधि में जिसमें किसी समस्या अथवा किसी उद्देश्य को लेकर छात्र अथवा कोई व्यक्ति उसे स्वाभाविक वातावरण में पूरा करने के लिए प्रयास करता है, वही आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है। देने वाले विलियम एस किलपैट्रिक जो थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है पेंडुलम विधि क्या होती है। आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा। ठीक, अगर आप लोगों ने पेंडुलम नहीं देखा तो आप लोगों ने झूला ज़रूर देखा होगा। झूला क्या होता है कि वो एक सिरे पर बंधा रहता है और आपको आगे पीछे ले जाने का प्रयास करता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। पेंडुलम भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आप पेंडुलम होता है जो आपको लेफ्ट राइट जो है वो आपको घुमाने का प्रयास करता है। तो अगर हम बात करते हैं पेंडुलम विधि क्या है, तो ये बच्चों को सिखाने की एक विधि है जो कि एक आधुनिक विधि है बच्चों को सिखाने की। इसमें पेंडुलम विधि में क्या है कि टीचर किसी पर्टिकुलर एक जगह स्टेबल नहीं होता है। वो अपने प्रकरण को सिखाने के लिए, मतलब अपने मेन टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो कभी एक मेथड तो कभी दूसरा मेथड अपनाता है। जैसे कभी कभी लेक्चर अपना लेगा, बीच बीच में कभी कभी वो प्रदर्शन विधि को अपना लेगा। जैसे आप इमेजिन करिए कि एक लेबोरेटरी है, तो साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ पर टीचर कोई केमिकल रिएक्शन बताना चाह रहा है, तो वो उस केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले सारे के सारे जो मतलब जितने भी तत्व होंगे उनको वो डालेगा भी, तो आपको दिखाएगा भी, साथ ही साथ वो बताएगा भी कि ये कौन सा तत्व है जिसे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसी को हम पेंडुलम विधि कहते हैं कि जहाँ पर एक साथ 2 या 2 से अधिक मेथड का इस्तेमाल किया जाए, आगे पीछे कभी इस मेथड को, कभी इस मेथड को, कभी इस मेथड को, कभी इस मेथड का। मेन मतलब इतना होता है कि बच्चे को टॉपिक को समझाया जा सके, इसके लिए 2-3 मेथड का इस्तेमाल टीचर कर रहा होता है, तो उसी को हम पेंडुलम विधि कहते हैं। जैसे वो व्याख्यान विधि कर रहा हो, प्रदर्शन विधि कर रहा हो, तो उसे हम पेंडुलम विधि कहते हैं। अगला है पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो समय के साथ छात्रों के कामों का एक संग्रह होता है जिसमें हम टाइम टू टाइम बच्चे में कितना डेवलप हो रहा है या फिर बच्चे क्या काम कर रहे हैं उन सभी का हम एक संग्रह रखते हैं, विवरण रखते हैं, वही पोर्टफोलियो होता है। इसमें प्रयोगशाला रिपोर्ट, गणित समस्या के सेट, उन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो सम्मिलित रूप से वही पोर्टफोलियो का निर्माण होता है।
अगला है आपका पाठ सिखाते समय पूछे गए प्रश्न योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है। तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा CCE के बारे में। CCE जैसे आप कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब बच्चा क्लासरूम में इंटर कर रहा है तब से लेकर के बच्चे जब तक क्लासरूम को छोड़ नहीं देते तब तक लगातार उनका मूल्यांकन करना। जैसे टीचर बच्चे एडमिशन लेने आए हैं तो वहाँ पर जैसे वो अपनी फर्स्ट क्लास में गए, टीचर ने उनसे उनका नाम पूछा, किसी जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, ये जानने के लिए कि आखिर बच्चा है किस लेवल का। या टीचर पढ़ा रहा था तो बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछ रहा था, ठीक है, तो मतलब बीच बीच में उन्होंने अपना प्रकरण पढ़ा दिया टीचर ने, तो फिर वहाँ पे प्रश्न पूछता है। जैसे आप लोग है ना विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं लेसन प्लान में, तो विकासात्मक प्रश्न कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है हमारे पढ़ाने के बाद, तो वो आप पूछ रहे हो, तो वो सब आपकी कहलाती हैं, वो सब सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। और सतत मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसे आप रचनात्मक कहते हैं, एक आपका दूसरा होता है जिसे आप योगात्मक कहते हैं, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो लगातार तो होता ही है, साथ ही साथ लगातार होने के साथ साथ ये बच्चे की उपलब्धि में और उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है या कहीं पर उसके सीखने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको फीडबैक देने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और ये लगातार किया जाता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब भी वो करता है। पढ़ाने के बाद अपनी जैसे मान लीजिए पार्टिकुलर कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया जाए और उसके बाद जो है वो आप बच्चे से पूछा जाए कि आपको समझ में आया, कौन से ऐसे जगह थे जो आप नहीं समझ पाए। या अगर टीचर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है 4-5, तो जिन प्रश्नों के जवाब बच्चा नहीं दे पाएगा वो समझ जाएगा कि इस प्रश्न को समझने में बच्चे को प्रॉब्लम है और पर्टिकुलर वही चीज़ें आपको समझा करके उसमें आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का प्रयास करता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। तो ये जो लिखा गया है ना, ये रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में है, ना कि योगात्मक मूल्यांकन। आप समझेंगे योगात्मक मूल्यांकन तब क्या होता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है जब आपको फीडबैक देने के लिए आपका इवैल्यूएशन किया जाए। मतलब फीडबैक देने का मतलब है फाइनल फीडबैक। ठीक है, जैसे आपने साल भर पढ़ा, अभी जो आप साल भर पढ़े हो, आप अपने साल भर अपने कॉलेज में जाकर बेहतर पढ़ाई की है, अब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप फाइनल 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी मार्कशीट बनेगी। तो ये जो आपको पूरे साल आपने क्या पढ़ा है और उसके लिए जब आपका इवैल्यूएशन किया जाता है तो वो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रेड दिया जाता है, मार्क्स बताए जाते हैं कि 500 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं जो योगात्मक मूल्यांकन होता है। अगला है अन्वेषण पद्धति में अभ्यर्थी निष्क्रिय होते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा, ये बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। खोज पद्धति में बच्चा निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता है। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, हिंदी थोड़ी अटपट थी तो मैंने इंग्लिश के वर्ड ही यूज किए हैं। ठीक है, लिखा है द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 प्रकार के ऐड होते हैं। ऐड का अर्थ का मतलब है कि सहायक सामग्री, जिसमें आपने पढ़ा था ऑडियो विजुअल। एक ऑडियो ऐड होता है, एक विजुअल ऐड होता है, एक आपका ऑडियो विजुअल होता है। मतलब दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य शब्द सामग्री। तो शब्द सामग्री होती है जिसे बच्चा सुन करके सीखता है, दृश्य होता है जिसे देख करके सीखता है, शब्द दृश्य होता है जिसमें देखता भी है और सुनता भी है। तो वही आपसे पूछ रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था कि ये ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं तो क्या उस ऐड के माध्यम से बच्चों को लर्निंग कराते समय क्या उसके 2 सेंस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो आप जानते हैं कि ऑडियो विजुअल लिखा है जिसमें सेंस, हियरिंग सेंस का भी यूज़ होगा और विजुअल सेंस का भी यूज़ होता है। तो बिल्कुल सही है ये कि उसमें 2 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हिंदी बहुत अटपट लिखी थी, इस वजह से मैंने इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ किए हैं। अगला है आपका पढ़ाए गए सभी प्रकरण प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभवों के लिए उचित नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम बच्चों को अगर बात करते हैं, पढ़ाए गए सभी प्रकरण प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभवों के लिए उचित नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि जितने भी प्रकरण होते हैं उन सारे प्रकरण को हम एक ही मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं। कि जो प्रत्यक्ष अध्ययन विधि होती है उनके द्वारा हम सारे प्रकरण को पढ़ा नहीं सकते हैं। कि मतलब हम प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम बच्चों को हर प्रकरण का अनुभव दे सके, वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे आग के बारे में पढ़ा रहे हो तो आग के बारे में ऐसा थोड़ी है कि आप बच्चों को ले जाओगे, उसको दिखाओगे कि हाँ देखो ये आग होती है, अब इस पर हाथ रख के आप देख सकते हो कैसा ये फील होता है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक ही मेथड से हम सभी को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वे बिल्कुल सही लिखा गया है आपका। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन जो पद्धति है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन या विज्ञान सिखाने की एक पद्धति है। तो बिल्कुल सही है, प्रदर्शन विधि विज्ञान सिखाने की बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। विज्ञान गणित से संबंधित होता है। तो बिल्कुल सही है, हर सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट करते ही हैं। अगला है एनालिटिक सिंथेटिक सूत्र के द्वारा फर्नीचर की संरचना को हम सिखा सकते हैं। तो बिल्कुल सिखा सकते हैं। संश्लेषण और विश्लेषण विधि जो है वो ऐसे संप्रत्ययों को सिखाने में बहुत मदद करती है।
अगला टॉपिक है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान पाठचर्या विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? आप जानते हैं विज्ञान पाठ्यक्रम जो होता है, मतलब सिलेबस जो होता है, वो कैरिकुलम में निहित होता है, ना कि कैरिकुलम जो होता है वो सिलेबस में होता है। कैरिकुलम एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, मतलब कैरिकुलम एक ब्रॉड का कॉन्सेप्ट होता है और इसी कैरिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है आपका क्या, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि आपका जो कैरिकुलम है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कैरिकुलम इस तरह से पूरा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है आपका, और इसी कैरिकुलम का एक सब पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट आपका क्या होता है, वो छोटा सा पार्ट आपका सिलेबस होता है। तो ये बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि ये बोल रहा है कि विज्ञान पाठचर्या या विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा है। विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है विज्ञान पाठचर्या, विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होता है विज्ञान पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है, सभी श्रवण विकलांग बच्चों के लिए विज्ञान पाठ्यपुस्तक का अनुकूलन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तो बिल्कुल सही है, कोई भी बच्चे होंगे उन सभी के लिए विज्ञान पाठचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पाठचर्या अनुकूलन। अगला मैंने आपसे कहा ना कि मानकीकृत परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण में अंतर जानेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मानकीकृत परीक्षण वो होता है जिसमें प्रक्रिया, उपकरण और स्कोरिंग पहले से तय की जाती है। मतलब प्रक्रिया पहले से कहने का मतलब है कि बच्चों के शिक्षण के लिए, बच्चों के टेस्ट परीक्षण के लिए हम जो प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित करते हैं। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो उसकी एक प्रोसेस निर्धारित है, ठीक है। वहाँ पर स्कोरिंग निर्धारित है कि 90 नंबर लाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो पहले से निर्धारित होती हैं। इनका निर्माण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ये जो बनाए जाते हैं वो किसी, जो लोग उस क्षेत्र के बिल्कुल जानकार लोग होंगे, जो विषय विशेषज्ञ होंगे उस क्षेत्र के, वही बनाते हैं। इसका निर्माण निश्चित विषयों तथा सिद्धांतों के अनुरूप किया जाता है। एक कक्षा तथा एक विषय के अनेक प्रकार के परीक्षण इसमें हो सकते हैं, कि जैसे एक ही कक्षा के अनेक तरह के जैसे वो जो परीक्षण हैं वो बनाए जा सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड होता है तो उसके परीक्षण अलग तरीके से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट वही रहता है कि बनाएंगे, मैथ के ही जो है वो परीक्षण बना रहे हैं, लेकिन यूपी बोर्ड होगा तो अलग तरीके से बनाएगा, ठीक है। अगर आपका यही बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड होगा तो वो अलग तरीके से बनाएगा। तो हर एक बोर्ड जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाता है। और इसमें जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सैकड़ों हज़ारों बच्चों जो है उसका उपयोग करते हैं, कि एक साथ हज़ारों बच्चे जो होते हैं वो इस टेस्ट को दे रहे होते हैं। जैसे यूपी बोर्ड होता है तो यूपी बोर्ड का जो टेस्ट बनाया जाता है तो वो एक साथ लाखों बच्चे जो होते हैं वो परीक्षाएँ इसमें दे रहे होते हैं। ये किसी विषय विशेषज्ञ के थ्रू बनाया जाता है, एक बड़ी क्षेत्र पर लागू करने के लिए इसे हम बनाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण की, जैसे क्लासरूम में आपके टीचर जो परीक्षा बनाते हैं ना वो शिक्षक निर्मित है। जैसे आपके टीचर की मर्ज़ी है कि आज हम साइंस का टेस्ट लेंगे, तो वो साइंस का टेस्ट लेने के लिए टीचर अपनी कक्षाओं के बच्चों के लिए जो परीक्षण निर्मित करता है वो शिक्षक निर्मित होता है। ये परीक्षक शिक्षकों की कक्षा परीक्षण की योग्यता आयोजित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये शिक्षक निर्मित परीक्षण मौखिक परीक्षण या लिखित परीक्षण दोनों के रूप में हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो मानकीकृत परीक्षण है ना वो हमेशा लिखित रूप में होता है, वहाँ पे मौखिक रूप की अनिवार्यता बहुत कम होती है, ये लिखित रूप में होता है। लेकिन शिक्षक निर्मित परीक्षा मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। जैसे क्लासरूम में टीचर कुछ 10 प्रश्न बना ले, आपसे मौखिक रूप में पूछ सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी 10 प्रश्न को आपको लिखित रूप में भी जो है वो करने के लिए दे सकता है। इन परीक्षणों में आवेदन का एक सीमित क्षेत्र होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं। जैसे क्लासरूम में अगर 50 बच्चों की क्लास है, 60 बच्चों की क्लास है, 150 की क्लास है, तो वही 150 दे रहे होते हैं उस टेस्ट को, वो ब्रॉड एरिया में नहीं फैलता है। और लगभग सभी शिक्षकों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार ये तैयार किया जाता है, ठीक है। और शिक्षक द्वारा निर्मित मौखिक भाषा सीखने में सुनने और बोलने जैसे छात्र के कौशलों के प्रदर्शन के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक जो है वो बने हुए हैं। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी समझ में ना आ रहा हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सारे के सारे सिलेबस के आपके रिवीजन करवाए जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रहे हैं, आपको सारे सब्जेक्ट के रिवीजन करवाए जाएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप वो लोग जो मतलब बार बार कमेंट करें, मतलब टाइम का मतलब है आपके एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएंगे। अभी 6 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है तो उसके पहले मैं लगभग सारे चैप्टर आपको करवा दूंगी। तो 2-3 पेपर्स हो भी गए हैं, तो जो बचे हुए हैं वो भी आपको टाइम से करवा दिया जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ठीक है, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।